हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आगे बढ़ते हैं मैथ्स के टॉपिक में। हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 तक आ चुके थे। 1.3 का पहला सवाल था, सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बाबू, यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के मैट्रिक बोर्ड के दृष्टिकोण से। हर बार 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन में आता है दीर्घ उत्तरीय में, जिसको आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करते हो। इसलिए तो बाबू इसको जानना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है क्या, स्टूडेंट इसको देख के डर जाते हैं, क्योंकि लंबा इसका ये है डिफिनेशन हो जाता है, इसलिए कुछ है नहीं इसमें। आज हम आपको सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सिर्फ 2 स्टेप बताएंगे। 2 स्टेप में आप इसको हल कर पाएंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये बात अनुभव होगा कि बहुत कम ही समय में आप इसको बहुत जल्दी से सीख सकते हैं। और कुछ नहीं, थोड़ा सा ये मन को भारी करने के बाद कुछ भारी हो जाता है बच्चों। आज देखिए इसको आते हैं। सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं करना है, आपको देखते जाना है, कुछ भारी नहीं है, एकदम इजी है। आप इतना मान के चलिए कि एक बार समझाएंगे और एक बार के अलावा दोबारा आपको कोई जरूरत नहीं है इसको देखने का। एक बार में आप समझ जाएंगे। अगर आप फुल कॉन्सेंट्रेट होकर देखते हैं, पूरी एकाग्रता से देखते हैं, ये बहुत जल्दी आपको समझ में आएगी। ठीक है, देखते हैं। सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, अगर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो बाबू रूट 5 अगर एक परिमेय संख्या है तो क्या हम रूट 5 को नहीं लिख सकते हैं रूट 5 इक्वल टू पी बाय क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जब रूट 5 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो बाबू अगर परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट 5 बराबर पी बाय क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात क्या हुआ कि रूट 5 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो ऐसा हम मान लेते हैं। अब देखिए हो गया। फिर यहाँ पर अब स्टेप फर्स्ट देखिए बाबू, यहाँ स्टेप इसको ध्यान में रखिएगा। हम 2 स्टेप लिखेंगे और 2 स्टेप में ये सॉल्व होगा, प्रूफ होगा। देखिए, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, हम रूट 5 को एक परिमेय संख्या मानते हैं, तो रूट 5 पी बटे क्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए बाबू, स्टेप फर्स्ट में एक चीज मानना पड़ता है। देखिए, कोई भी थ्योरम जो प्रूव होता है हम अपने मन से नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ इसमें मैथमेटिशियन का देन होता है कि जैसे उसको बनाया रहता है एक से, वैसे ही आपको भी सॉल्व करना होता है। आप देखिए इसको कैसे, इसका ये प्रोसेस है। तो ये हो गया स्टेप फर्स्ट में। मान लीजिए, माना कि m और n दो सह अभाज्य संख्या, दो सह अभाज्य संख्या या सह अभाज्य पूर्णांक है। संख्या है तो आप जानते हैं सह अभाज्य संख्या वह होता है जिसका केवल और केवल एक अववर्तक हो। अर्थात क्या, m और n को जब हम सॉल्व करें बाबू, इसमें कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए। या फिर इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, m और n दो सह अभाज्य संख्या है। इसका अर्थ है कि अगर m और n का HCF निकालेंगे बाबू तो हमेशा एक आएगा। तो इसका मतलब है कि m और n का क्या होगा, कोई गुणनखंड नहीं, कोई सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा एक के अलावा। तो मान लिए कि m और n दो सह अभाज्य संख्या, दो सह अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि दो सह अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि रूट 5 इक्वल टू m बाई n। ये हमने माना m और n दो सह अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि रूट 5 बराबर m बटे n। अब इसमें आप जो तिरछा गुना कंपोनेंट डिविडेंड करते हैं, उल्टा पुल्टा गुना आप कीजिए इसको, तो यहाँ आप पाएंगे कुछ नहीं बटे में हम लिख सकते हैं बाबू। इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, रूट 5 n इक्वल टू m। ठीक है, ये निकल गया। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है,
अब दोनों तरफ वर्क करेंगे बाबू तो यहाँ क्या हो जाएगा 5n² इक्वल टू m²। ये कैसे हुआ आप देखिए, रूट 5n को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 5n इंटू रूट 5n। अब देखिए बाबू रूट 5n इंटू रूट 5n, तो यहाँ क्या हो गया अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू n² हो जाएगा, ये हो जाएगा एक 5 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 5n²। इसी चीज को हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। आप अच्छी तरह देख सकते हैं रूट 5n का स्क्वायर क्या होगा 5n²। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख दिए बाबू, स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, आप समझ गए, इसको मिटाता हूँ मैं। फाइव एन स्क्वायर इक्वल टू m²। ठीक है बाबू, यहाँ पर निकालते हैं n² और क्या निकलेगा, ये गुना में था इस तरह के भाग हो जाएगा m² बटे 5। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। n² और कितना निकल गया m² बटे 5। ठीक है, m²। अब यहाँ पर एक बात समझना है, अगर m² बटे 5 बराबर n हुआ, इसका अर्थ हुआ कि m² को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमको n² मिलता है। ठीक है, इसका मतलब m² पूरी तरह कटता है तब तो n² मिलता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए m² कोमा 5 से विभाजित है, m² कोमा 5 से विभाजित है, इसलिए m कोमा 5 से विभाजित है। m² जब 5 से विभाजित है तो इसका मतलब हुआ कि m भी क्या है 5 से विभाजित है। अब आप बोलिएगा बाबू ये कहाँ से लिख दिया हमने डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट नहीं है, आप इसका ये थ्योरी पढ़ चुके होंगे, आपने ये देखे होंगे कि कोई भी संख्या का स्क्वायर, जब कोई संख्या का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए एक संख्या लेते हैं हम 36, अगर यदि 36 या मान लीजिए हम लेते हैं नॉर्मल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ हम ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। ठीक है, 8 अगर यदि 4 से डिवाइड है, 4 से अगर 8 में पूरा भाग लग जाता है तो बाबू सॉरी मान लीजिए हम लेते हैं 64 अगर 4 से डिवाइड है तो ये 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर अगर यदि 4 से डिवाइड है तो 8 भी 4 से डिवाइड होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये एक थ्योरम भी आधारभूत अनुपातिकता पर आधारभूत प्रमेय का, कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित हो तो वह संख्या भी उससे विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं 36 अगर यदि 4 से विभाजित है बाबू तो ये 6 का स्क्वायर है, तो 4 से अगर 36 विभाजित है तो 6 भी 4 से विभाजित होगा। मतलब क्या, अगर यदि किसी संख्या का स्क्वायर उससे विभाजित है तो वह संख्या भी उससे विभाजित होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या था 5m² जो है किससे विभाजित है 5 से, m² 5 से विभाजित है तो m भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ बात करते हैं 625 का, ये 625 जो है अगर 5 से विभाजित है तो 625 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर है, 25 भी 5 से विभाजित होगा। मतलब अगर 25 का स्क्वायर में 5 से भाग लग रहा है तो 25 में भी 5 से भाग लगेगा। यहीं से यही थ्योरम है बाबू, जिससे कि हम कह सकते हैं कि अगर m² को 5 से m² अगर 5 से विभाजित है तो m भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ये जो m 5 से विभाजित है इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये यहां तक स्टेप 1 खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं है। अब स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 में देखिए क्या है बाबू। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ एक चीज, जैसे यहाँ m और n माने थे उसी तरह यहाँ मानना होगा, माना कि m इक्वल टू 5k, ये कोई आर्बिट्रेरी नंबर अपने मन से मान लिया हमने, माना कि m बराबर क्या है 5k है, तो फिर यहाँ लिखिए समीकरण 2 से, सॉरी समीकरण 1 से, इसलिए
समीकरण 1 से, या फिर इसको 2 कर लीजिए, इसको 1 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप 3 कर लीजिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, 5n² और m², तो लिख दीजिए बाबू इसको 5n² इक्वल टू m², और m का मान हमने क्या माना है 5k, यहाँ माना हुआ है m बराबर 5k, इसको रख देंगे यहाँ 5n² इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25k² इक्वल टू 5n², इसको इधर कर दिए, इसको उससे कोई दिक्कत नहीं बाबू, इसको इधर हो उसको कर सकते, दोनों बराबर ही है। तो क्या हो गया 25k² इक्वल टू 5n²। अब देखिए आप यहाँ से अगर इसका यहाँ से इसको इस बार कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 25 में 5 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, ये 5k² इक्वल टू n² हो जाएगा। ये 5 से इसमें भाग दीजिए बाबू, 5 हो गया, यहाँ का 5 खत्म, यहाँ 5 हो गया, ठीक है। अब इसको लिखिएगा k² इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में था, इस पर आके डिवाइड हो जाएगा n² बाय 5, बस यही चीज निकालना था, k² और n² बटे 5। इसका मतलब हुआ बाबू अगर n² को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा भागफल क्या आएगा k²। इसका मतलब है कि n² जो है 5 से डिविजिबल है, इसीलिए ना हम n², ये जो निकला हुआ जो थ्योरी है यहाँ पर, यह बात बता रही है कि अगर यदि हम n² को 5 से भाग करेंगे तो भागफल क्या आ जाएगा k²। भागफल k² आने का अर्थ है बाबू कि n² 5 से क्या है डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ठीक स्टेप फर्स्ट की तरह जो हम लोगों ने m में लिखा था वही कंडीशन n में भी लिखाएगा, लिखेंगे इसलिए n² 5 से विभाजित है, n² 5 से विभाजित n² 5 से विभाजित है, इसलिए n 5 से विभाजित है, n 5 से विभाजित है। अब देखिए एक स्टेप आप यहां तक आए कुछ नहीं है, दूसरा स्टेप यहां तक आए कुछ नहीं, हो गया। अब देखिए बाबू यहाँ यह बस इतना ही काम है, बस इतना में कोई लफड़ा है, कोई कहीं कुछ नहीं, ना तो कोई बड़ा कुछ माने हैं ना कुछ, सिर्फ हाँ एक बात तो है, थोड़ा सा रिमेम्बर रखना होगा, माना कि m और n दो सहअवाच्य संख्या इस प्रकार है कि, तो इस बात को m और n जो है दो सहअवाच्य संख्या है, इस चीज को तो मानना होगा, क्योंकि यही सहअवाच्य संख्या को हम प्रूव करते हैं कि यह सहअवाच्य संख्या नहीं है, और इसलिए हम जो माने हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये बातें सर्वथा गलत है कि √5 जो हम प्रूव कर रहे हैं वो हो ही नहीं रहा है, गलत है। इसका मतलब √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। चलिए n बराबर 5 से विभाजित, ठीक है, n 5 से विभाजित है। अब देखिए बाबू लिखेंगे, हो गया, इसलिए m और n, या लिखिए निष्कर्षतः, या इससे यह निष्कर्ष निकलता है, जो इच्छा हो आपका, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अपना भाषा है बाबू, खाली जो बातें हैं समझनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं कि जो पुस्तक में किताब में लिखती हो वैसी बात नहीं होनी चाहिए, आप समझ रहे हैं समझा सकते हैं, बात खत्म है। अगर जो चीजें आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, अगर आप उसको लिखते हैं तो कोई एग्जाम आपको गलत नहीं काटेगा, और जहां तक पुस्तक किताब में एग्जामिनेशन में आप एग्जाम दीजिएगा उसमें साफ लिखा रहता है बाबू कि यथासंभव परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दें, तो ठीक है, आप जब जो थ्योरी को आप समझ रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब जो इस सेंस है कि हमको यही ना दिखाना था कि m² और n² का जो एक गुणनखंड 5 भी है, तब ना हम लिखे यहाँ पर कि m² 5 से विभाजित है और m भी 5 से विभाजित है, यही चीज आपको दिखाना है कि m भी 5 से विभाजित है और n भी 5 से विभाजित है। तो इसलिए हमने जो माना था ये परिमेय संख्या है, तो उसके अनुसार अगर m और n दोनों 5 से विभाजित होता है तो ये सहअवाच्य संख्या नहीं होगी। अगर सहअवाच्य संख्या होती तो इसका केवल एक और एक गुणनखंड एक होता, लेकिन हम m और n का अलग अलग रूप से एक गुणनखंड यहाँ देख रहे हैं 5 और इसका m का, और यहाँ एक गुणनखंड देख रहे हैं n का भी 5, इसलिए हमारा मानना गलत है। इसको समीकरण 4 आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष यह निकलता है कि निष्कर्ष कौन सा 3 और 4 था ना, यहाँ लिख दीजिए 3, समीकरण 3 और 4 से
यह निष्कर्ष निकलता है कि समीकरण 3 और 4 से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह निष्कर्ष निकलता है कि m और n का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कि m और n का एक गुणनखंड m और n का एक गुणनखंड 5 है। m और n का एक गुणनखंड 5 है। इसलिए हमारा मानना कि m और n एक सहअभाज्य संख्या है, गलत है। एक सहअभाज्य को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या है। तो इसलिए हमारा मानना कि m और n एक सहअभाज्य संख्या है, गलत है। अतः रूट 5 को परिमेय संख्या कहना भी अतः रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। हमारा यह मानना कि m और n एक सहअभाज्य संख्या है, गलत है या विरोधाभासी है, जो आपको लिखना है, या विरोधाभासी भी लिख सकते हैं हिंदी में बाबू, ये आपकी मर्जी है। आप जब प्रूव कर देते हैं तो फिर कोई बड़ी बात नहीं भाषा लिखना, या विरोधाभासी है। इसलिए रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है बाबू, देखिए एक बार फिर से हम इसको 1.3 का पहला सवाल सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए बार बार कर रहे हैं बाबू क्योंकि ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 10th बोर्ड, 10वां बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर का दीर्घ उत्तर आता है, आप समझ जाइए। सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, सबसे पहले माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसमें देखिए, अब आप कहिएगा कि जब अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम ये क्यों मानते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या। बाबू कुछ प्रोसेस होता है जिसको कि आप 100% अपने से नहीं कर सकते। अब अगर इसको जो सॉल्व किया गया मैथमेटिशियन द्वारा, पहले अगर ये माना है तो कुछ ऐसा चीज है जो आपको सेम टू सेम मानना पड़ता है। यहाँ आप दिमाग नहीं लगा सकते, जो है तो उसको भी मानना पड़ता है। इसलिए इस चीज को थ्योरम वगैरह लोग बच्चे को बर्डन लगती है, क्योंकि कुछ सिद्धांत जो है वो किसी का माना हुआ अपने पर मानना पड़ता है। तो खैर कोई बात नहीं, हमको बनाना है, स्टेप जानना है तो मानना पड़ता है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, रूट 5 p by q where q is not equal to 0। स्टेप 1 देखेंगे और स्टेप 2, बस 2 स्टेप में काम खत्म। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, रूट 5 को परिमेय संख्या मान लिया, रूट 5 p by q where q is not equal to 0। यहाँ जो देखते हैं, माना कि m और n दो सहअभाज्य संख्या इस प्रकार है कि ये स्टेप जो हमने लिखा है, माना कि m और n दो सहअभाज्य संख्या है। एक स्टेप जो ये माना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा बाबू। ऐसे 100% किसी को याद नहीं रहता हमको ये मानना, लेकिन हाँ जो आप कैंडिडेट हैं, आप पढ़ रहे हैं वही सिलेबस, तो आपको इतना सा तो याद रहेगा। तो इसलिए इसको याद रखना है। माना कि m और n दो सहअभाज्य संख्या इस प्रकार है कि रूट 5 बराबर m बाई n, रूट 5 इंटू n, यहाँ कंपोनेंडो एंड तिरछा गुना इसको हिंदी बोलते लग गया बाबू। तो क्या हो गया, 5n बराबर m, दोनों तरफ स्क्वायर, या कर सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या हो गया, 5n स्क्वायर और m स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट।
एन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर बाय 5 समीकरण सेकंड, एम स्क्वायर 5 से विभाजित है। ये जो निकला एन स्क्वायर और एम स्क्वायर बटे 5, इसको समझ लीजिए बाबू, एन स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर बटे 5 का मतलब है कि एम स्क्वायर में जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमको एन स्क्वायर मिलता है, मतलब एम स्क्वायर पूरी तरह 5 से कट जाता है। तो यही तो हमको दिखाना था कि जो हम सहभाजी माने हैं वो सहभाज्य नहीं है, मतलब कि इसका भी एक गुणनखंड 5, एम स्क्वायर का भी एक गुणनखंड 5 है। बस इसी चीज को प्रूव करने के लिए सारा कुछ है। आप दिखाइए कि m और n जो है सहभाज्य संख्या नहीं है, हमने जो माना है एजम्पशन वो गलत है, ये सहभाज्य संख्या, ये सहभाज्य संख्या नहीं है। बस इसको दिखा दिए, काम खत्म हो गया, कहीं कुछ नहीं। तो ठीक है, एन स्क्वायर एम स्क्वायर बटे 5, एम स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए m भी 5 से विभाजित, ये बात समझना है। ये तो एन स्क्वायर एम स्क्वायर किसी संख्या का वर्ग अगर दूसरी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी दूसरी संख्या से विभाजित होगी। एम स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो m भी 5 से विभाजित होती है, ये थ्योरम है। ठीक है, और आप देखिए तो आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, स्टेप 2। अब यहाँ तो स्टेप 1 है, कुछ नहीं, एक बार इसको मानेंगे तो यहाँ तो आराम से आप निकल सकते हैं। √5/1 m बटे n, इसका मूल यही होगा कि हमको ये दिखाना है कि m का एक गुणनखंड 5 भी है, मतलब m जो है 5 से विभाजित होती है। अब देखिए बाबू स्टेप 2 में माना कि m बराबर क्या है 5 के मान लिए। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि हर जगह मान ही गए, कोई बात नहीं, मानना। अब देखिए जैसा है तो उसको लेना पड़ता है। माना कि m बराबर 5 के, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या देखा है आपने, 5n स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, यहाँ पर 5n स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर लिख दिया। यहाँ 5m स्क्वायर और क्या हो गया, m की जगह पे क्या रखे 5 के स्क्वायर 25, इसको इधर से अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 के स्क्वायर होगा, यहाँ लिखना चाहिए, हमने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 25 के स्क्वायर इक्वल टू 5n स्क्वायर, यहाँ पर के स्क्वायर, यहाँ ये जो 5 था इसको इस पार ला दी बाबू, तो 25/5 होगा तो कट के 5 हो जाएगा। 5 के स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर, के स्क्वायर और n स्क्वायर बटे 5। आपको ये देखने से और यहाँ समीकरण 1 लेने से आपको शुरू में ही पता चल गया होगा कि हम करने क्या वाले हैं। इसमें हम दिखाए थे कि m स्क्वायर 5 से, यहाँ दिखाए थे कि m 5 से विभाजित है, और यहाँ हम ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि n भी 5 से विभाजित है। अगर दोनों ही चीज हम कर दिखाने में सक्सेस हो गए तो फिर क्या हमारा एजम्पशन गलत है कि यह सहभाज्य संख्या है, बस हो गया प्रूफ। तो n स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए n भी 5 से विभाजित है, समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 में 5 m से 5 विभाजित है और यहाँ n भी 5 से विभाजित है। बस 3 और 4 से यह निष्कर्ष निकलता है कि m और n का एक गुणनखंड 5 है, और हमने माना था कि ये क्या है, सहभाज्य है, दोनों क्या है, विरोधाभासी है। यहाँ सहभाज्य का मतलब गुणनखंड सिर्फ एक होगा, और यहाँ क्या निकाल दिया हम, एक गुणनखंड 5 भी निकल गया। इसका मतलब क्या है, ये जो पहले माने हैं वो सरासर गलत माने हैं, वो सही नहीं है। हमारा मानना कि m और n एक सहभाज्य संख्या है, गलत है या विरोधाभासी है, वो हम गलत माने हैं। इसलिए जो हम √5 को एक परिमेय संख्या माने हैं, तो ये मान के हमने गलत किया। ये √5 जो है परिमेय संख्या नहीं है, गलत है या विरोधाभासी है, अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या, इस बात में आपको लगता होगा कि जब परिमेय संख्या नहीं है तो हम कैसे मान लें अपरिमेय संख्या है। बाबू दुनिया में जितना भी नंबर है सबको दो पार्ट में बांटे हैं, आपको हम पहले बताए थे। रियल नंबर में दो ही है, एक रियल नंबर दो प्रकार का होता है, एक है आपका रेशनल और एक इरेशनल। अगर रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा, एकदम फिक्स है, इसमें कोई एक किंतु परंतु नहीं है कि अगर हम ये लिख दिए कि √5 परिमेय संख्या नहीं है तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये कोई ज्यादती नहीं किया है, एकदम सही है। √5 अगर एक परिमेय संख्या नहीं है तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए तो शुरू में ही हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या, यही दिखाना था हमको, हो गया। दुनिया में कोई वास्तविक संख्याओं का नंबर वो दो ही पार्ट में होगा, रियल और रेशनल और इरेशनल में। अगर रेशनल नहीं हुआ तो इरेशनल होगा, अगर इरेशनल नहीं हुआ तो रेशनल होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं बाबू। ठीक है बाबू, धन्यवाद, आज इतना ही। आगे आगे क्लास में हम आगे देखेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th बोर्ड के लिए, इसलिए 10th के बच्चों से ये बार बार रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अच्छे से देखें, और जहाँ जो दिक्कत है अगर कोई कुछ समझ में नहीं आता हो तो पूछे जरूर। इसमें समझने लायक कोई बात नहीं, और मन को भारी ना करें, मन अगर भारी हो जाएगा बाबू तो सब कुछ भारी नहीं लगता है, इसलिए एकदम हल्का होकर के देखें और समझ जाइए। ठीक है, इतना ही, हम यहीं अपना वाणी को विराम देते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सबों के हृदय में बैठे अंतरात्माओं को हमारा नमस्कार।